दोस्तों, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिन कोर ब्रांचेस को लेकर के होता है उनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे ऊपर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दोनों में क्या करियर रह गया है, किस तरह की सैलरीज मिलती हैं, क्या फ्यूचर बचा हुआ है इसमें। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स पैकेजेस देखकर ब्रांचेस चुनते हैं तो कुछ गवर्नमेंट जॉब को देखकर, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप सबसे कम हो गया है? क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर मामले में बेहतर हो गया है? किस ब्रांच में ज्यादा सैलरी मिलती है और किस में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है? किस में प्राइवेट कंपनी ज्यादा हायर करती हैं? और सबसे जरूरी, अगर आपके पास दोनों ब्रांचेज का ऑप्शन है तो आखिर चुननी कौन सी चाहिए? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। वीडियो खत्म होने तक आपका पूरा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और करियर रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैं विकास कुमार, करियर बाय विकास सर, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पे मैंने अलग अलग पहले ही वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। इस बार मैं दोनों में कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा डीप और डिटेल कंपैरिजन होगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बाकी के मुकाबले। तो इसे अगर वाकई में आप सीरियस हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैकेनिकल वर्ल्ड में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको सबसे पहली जो चीज होती है, जैसे दोनों कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज है लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन मिलते हैं। अब मशीन्स क्या? तो मशीन, इंजन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको डिजाइन करना, प्रोडक्शन करना, इन सभी से मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीनों को डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और मेंटेन करने का काम करते हैं। ये वो सारे काम होते हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। यानी किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के पीछे मैकेनिकल इंजीनियर्स की भूमिका होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये वो सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती है। जैसे हाई वोल्टेज सिस्टम्स को समझना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली के पूरे सिस्टम को डिजाइन, इंस्टॉल, कंट्रोल और मेंटेन करते हैं ताकि घरों, इंडस्ट्रीज और सिटीज तक सुरक्षित और लगातार बिजली पहुंचती रहे। एक सिंपल भाषा में कहें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि मशीन सही तरीके से चले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि उन मशीन्स को सही और सुरक्षित बिजली मिलती रहे। अब मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीन और मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स, दोनों ब्रांचेज मिलकर किसी भी इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी अगर ये दोनों ही कोर ब्रांचेज हैं तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मशीन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही आधुनिक इंडस्ट्रीज के बैकबोन्स कहे जा सकते हैं। यानी ये है तो आपका आजकल का इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो सारी चीजें अच्छे से चल पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि 4 साल की इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ते हैं, दोनों ब्रांचेज में क्या एक्चुअल में पढ़ाया जाता है। मैं काफी डिटेल में आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। यानी दोनों ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो तो अलग अलग है क्योंकि दोनों का काम भी अलग अलग है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में एक चीज तो है कि दोनों में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्ल्ड में, वो थर्मल एंड फ्लूइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मशीन्स और स्ट्रक्चर्स पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन किया जाता है। इसमें थर्मल डायनामिक्स बोलते हैं, जिसमें हीट, एनर्जी, इंजन्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों को सिखाया जाता है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर बात करें तो इसमें लिक्विड और गैसेस के फ्लो और उसके व्यवहार को समझाया जाता है। अब डिजाइन्स की बात करते हैं तो इसमें आपको नई मशीन्स, उसके पार्ट्स डिजाइन करना सिखाया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ाई जाती है। हीट ट्रांसफर्स, अब हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करते हैं, यह समझाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है जिसमें कार, बाइक, ट्रक और अन्य व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आता है इसमें,
अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस को तेज, सुरक्षित और एफिशिएंट बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। ये वो सारे चीजें हैं, थर्मल और फ्लूइड डिजाइंस और प्रोडक्शन, ये आते हैं आपको मैकेनिकल में। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल साइड में, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाता है। तो सबसे शुरुआती इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर पावर सिस्टम, फिर हाई वोल्टेज इंजन, सबके बारे में डिटेल में बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन्स मतलब मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स की वर्किंग सिखाई जाती है, समझाई जाती है। पावर सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ये पढ़ाया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अध्ययन सिखाया जाता है। अगर आप कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं जिसमें कंट्रोल सर्किट्स वगैरह सब आते हैं, तो मशीन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हाई वोल्टेज भी मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेज जिसमें आपको हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स को उसकी सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, वोल्टेज, करंट, पावर और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करना सिखाया जाता है। नेटवर्क एनालिसिस भी आता है इसमें, नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। जैसे अब अगर एक बात कर ले नेटवर्क एनालिसिस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज और सॉल्व करना सिखाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होता है, सोलर, विंड और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर अध्ययन करना सिखाया जाता है। फाइनली आप समझिए, अगर आपको मशीन, इंजन्स और मैन्युफैक्चरिंग पसंद है, ये वो सारी चीजें अगर आपको पसंद है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि कौन से ब्रांच में ज्यादा मैथमेटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है, मैथ किस ब्रांच में ज्यादा है। रियलिटी ये है कि दोनों ब्रांच में मैथमेटिक्स काफी महत्वपूर्ण होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैथ का उपयोग होता है, जैसे सर्किट एनालिसिस करना हो आपको। मैंने कुछ यहाँ पर मैथ के मेजरमेंट, कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बस इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो देखिए, सर्किट एनालिसिस मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, पावर फ्लो कैलकुलेशन जैसे बिजली के फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, सिग्नल एनालिसिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का अध्ययन और एनालिसिस करने के लिए, कंट्रोल सिस्टम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सिस्टम को डिजाइन और कंट्रोल करने के लिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मशीन को डिजाइन करना, मशीन पार्ट्स का सही साइज और डिजाइन तय करने के लिए यूज होता है। इंजीनियरिंग मशीन्स यानी फोर्स, मोशन और बैलेंस की कैलकुलेशन करने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स हो गया जिसमें हीट, एनर्जी और इंजन, इन सब के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। फ्लूइड मशीन्स, लिक्विड और गैसेस के फ्लो की गणना करना। फाइनली क्लियर ये कर लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और सर्किट एनालिसिस थोड़ा ज्यादा होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैथ का उपयोग मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो दोनों ही ब्रांचेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे करियर ऑप्शंस देने वाले हैं। लेकिन मैथ अगर आपका वीक है तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही ब्रांचेज में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल दोनों में मैथ होते हैं। ठीक है, कम बेस मैंने बता दिया पूरा डिटेल में आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या काम रहेगा दोनों में। अगर आप काम करना जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल वर्क लाइफ क्या होगा। दोनों ब्रांचेज में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दोनों की लैब और प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल ही अलग अलग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको वर्कशॉप पे काम होगा, यहां पर स्टूडेंट्स मशीनों और टूल्स के साथ प्रैक्टिकल वर्क सीखते हैं। दूसरा नंबर लेथ मशीन, जिसमें मेटल कटिंग, शेपिंग और मशीन पार्ट्स बनाना सिखाया जाता है। सीएनसी का लैब होगा जिसमें कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स को ऑपरेट और प्रोग्राम करना सिखाया जाएगा। कैड लैब होगा, मशीन पार्ट्स और कंपोनेंट्स की 2D और 3D डिजाइन तैयार की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग लैब मिलेगा आपको जिसमें प्रोडक्ट बनाने की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, फैक्ट्री में रियल मशीन्स और प्रोडक्शन प्रोसेस का अनुभव दिया जाता है। वही अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन लैब सबसे पहले नंबर, जिसमें मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। पावर सिस्टम लैब होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया जाता है। हाई वोल्टेज का रहता है इसमें, ठीक है,
जिसमें हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स को उनकी सेफ्टी के साथ प्रैक्टिकल करना सिखाया जाता है। कंट्रोल सिस्टम आपको रहता है, जिसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोलर्स पर प्रैक्टिकल करना सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप भी होता है, इंडस्ट्रियल विजिट होता है, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाया जाता है। और इंडस्ट्रियल विजिट अगर आप करते हैं तो पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का रियल एक्सपीरियंस कराया जाता है। अगर आपको मशीन, मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप वर्क पसंद है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सर्किट और पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट या सुटेबल रहेगी। कोडिंग किस ब्रांच में ज्यादा होती है? अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है। मैथमेटिक्स तो समझ लें, प्रैक्टिकल वर्क भी समझ गए, अब देखते हैं कोडिंग किस में रहता है। दोस्तों, अगर कोडिंग की बात की जाए तो दोनों ब्रांचेज में कोडिंग मैंडेटरी नहीं है, यानी डिग्री पूरी करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रहा है, इसलिए बेसिक प्रोग्रामिंग जानना बहुत जरूरी है, या फिर वो एक एडवांटेज बन जाता है आपका। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोडिंग करना एक कंप्यूटर साइंस की तरह ही जरूरी है? नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज के मैकेनिकल इंजीनियर्स कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी काम करते हैं, जिनमें से पहले नंबर हम लोग बात करेंगे ऑटोमेशन, यानी मशीन्स को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। दूसरा नंबर रोबोटिक्स हो गया। इसमें क्या होता है तो इंडस्ट्रियल रोबोट के साथ काम करना। कैड या कैम की बात कर ले हम लोग, कंप्यूटर्स की मदद से मशीन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजों को तैयार करना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आजकल हो गए, ये क्या करते हैं तो मशीन का वर्चुअल टेस्टिंग और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, यानी मशीन चलाए नहीं, उसको कंप्यूटर में ही चला करके वर्चुअली टेस्ट कर लिए कि वो क्या परफॉर्मेंस देगा और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और पहले से ही उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं बिना उसको फिजिकल रूप में बनाए। ये फायदे होते हैं। तो इस सब में आपको थोड़ी कोडिंग्स आनी चाहिए, बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, तो कई एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आप सीखते हैं, जैसे पीएलसी। सबसे पहले इसको समझते हैं। पीएलसी मतलब इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद से आता है SCADA। इसमें क्या होता है तो पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज की मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज कर। MATLAB, इसमें इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन, सिमुलेशंस और एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम भी होते हैं, पावर ग्रिड्स हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम में स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, ऑटोमेशन एंड पावर ग्रिड, अगर स्मार्ट ग्रिड की बात करें तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए। दोस्तों, दोनों ब्रांचेज में हैवी कोडिंग जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग और एडवांस ऑटोमेशन टूल्स की जानकारी है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर ग्रोथ दोनों बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं कि गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी इन दोनों ही ब्रांचेज में। अगर सिर्फ स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की पहले हम लोग बात कर ले तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के बारे में मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों ही ब्रांच बेहतर है मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जा सकते हैं भेल में, जो हैवी मशीन्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ONGC हो गया, जो ऑयल वगैरह में काम करता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंजीनियरिंग जॉब्स दिलाता है। IOCL, जो रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्लांट्स में टेक्निकल रोल्स आपको निभाने को मिलता है। गेल, जो कि इंडिया की कंपनी है, जो कि नेचुरल गैस प्रोजेक्ट और पाइपलाइन सिस्टम पे काम करता है। NTPC हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स में इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटी है। सेल है, स्टील प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ISRO, इसरो, इसका नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना हो, स्पेस टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में। इंडियन रेलवे हो गया, जैसे लोकोमोटिव, कोचेज और मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। SSC जूनियर इंजीनियर के रूप में आप गवर्नमेंट पोस्ट पा सकते हैं। स्टेट इंजीनियर सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर का, अन्य टेक्निकल बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ये वो सारे पोस्ट जो आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री, एरोस्पेस, हैवी इंजीनियरिंग, ऑयल गैस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडस्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, इन सब में से किसी न किसी एक में आपको जरूर जॉब मिल जाए। तो ये वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में भी जाते हैं तो ये सारे पोस्ट आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी ये सारे गवर्नमेंट के पोस्ट में जा सकते हैं, जैसे NTPC ही हो गया,
पावर जनरेशन प्रोजेक्ट हो गया, एनएचपीसी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, पीजीसीआईएल यानी पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड मैनेजमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस का काम हो सकता है, भेल कंपनी जो मैंने आपको बताया आप उसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हैं, इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी लोकोमोटिव और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम कर सकते हैं, डीआरडीओ को जरूरत है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए इसरो को भी जरूरत है, सैटेलाइट पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए, ओएनजीसी जो ऑयल एंड गैस कंपनी है जो गैस प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होगी, एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात करें, गवर्नमेंट व्हीकल्स, इन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट में जॉब है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, चाहे स्टेट इंजीनियर आप बन सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के पोस्ट में जा सकते हैं, दोनों पोस्टेस में गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने रख दी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पावर सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से थोड़ा अतिरिक्त एडवांटेज भी मिलता है। अगर आपका टारगेट पब्लिक सर्विस यूनिट या गवर्नमेंट जॉब है तो गेट और एसएससी जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप इंजीनियर बनते हैं उसके बाद सीधे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इन सब पोस्ट में आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट के भी मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, तो इनमें ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप काम करेंगे, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर्स हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, दोनों की प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड है। पहले शुरुआत करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार, बाइक, ट्रक्स और ऑटो कंपोनेंट्स की डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हो गई जो प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मशीन, प्रोडक्शन लाइंस और फैक्ट्री ऑपरेशंस चलाना। एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, यानी एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस कंपोनेंट्स के डिजाइन और प्रोडक्शन। हैवी इंजीनियरिंग की बात कर ले, जैसे लार्ज इंडस्ट्रियल मशीन और हैवी इक्विपमेंट्स का निर्माण करना। स्टील प्लांट्स की बात कर ले, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने वाले स्टील प्लांट्स जो मशीन और मेंटेनेंस का भी काम देखते हैं। ऑयल गैस इंडस्ट्रीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दोनों में ऑप्शंस रहता है। रिफाइनरीज, पाइपलाइन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स भी आप बना सकते हैं, पंप, कंप्रेसर, टरबाइंस, हैवी मशीन्स पर काम करना। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शंस में से आ गया जैसे पावर कंपनीज हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे आप काम कर सकते हैं जो कि सोलर एनर्जी हो जाता है, विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सब तरह के प्रोजेक्ट्स वाले कंपनी से जुड़ सकते हैं। सोलर इंडस्ट्री पूरा का पूरा आजकल बना हुआ है जिसमें स्पेशली सोलर पावर प्लांट्स और सोलर पैनल सिस्टम्स पे काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जो हो गई वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनमें जैसे मोटर, ट्रांसमिशन, स्विच गियर और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ईवी मशीन्स के जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं आप इसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार, बैटरीज, चार्जिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल हर तरह के आजकल चीजें आ रही हैं जैसे स्कूटी हो गया, ई रिक्शा हो गया। इन सब कंपनियों के डेवलपमेंट के साथ ही आपका भी करियर आगे बढ़ता रहेगा। ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं जिसमें आप पीएलसी, SCADA और स्मार्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं जिसमें बिल्डिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फोकस मशीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर होता है, इलेक्ट्रिकल का फोकस पावर, एनर्जी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे होता है। ठीक है, दोनों ब्रांचेज का स्कोप काफी अच्छा है। आप अपनी स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज को मजबूत करेंगे तो आप जरूर करियर में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सैलरी कंपैरिजन। थोड़ा सा सैलरी कंपैरिजन करना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो बात पहले नंबर हम लोग करते हैं, कभी भी कोई भी कोर्स करते हैं या कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो सैलरी के बारे में जरूर सोचते हैं। सैलरी सिर्फ ब्रांच पर नहीं बल्कि स्किल, कॉलेज, कंपनी और एक्सपीरियंस, इन सभी चीजों पे निर्भर करता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फ्रेशर्स के रूप में शुरुआत करते हैं तो लगभग मुझे लगता है आपको 3.5 लाख से 7 लाख रुपए जरूर मिल जाएगा शुरुआत में। ठीक है, ये एक लोअर मतलब आपका अमाउंट पेमेंट हो गया। इससे अधिक हो सकता है अगर अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छा आपने स्किल गैदर किया हुआ है,
तो फिर आप ज़्यादा तेजी में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके टेक्निकल स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। शुरुआत में पैकेज कम दिख रहा है बट आगे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात कर ले तो इनकी बेसिक शुरुआती जो पैसे होते हैं वो 4 से 8 लाख पर एनम, यानी कि 4 से 8 लाख रुपए सालाना आपको मिलते हैं। पावर कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या बड़ी एमएनसीज में सिलेक्शन होने पर शुरुआती सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सैलरी आप समझ गए होंगे। अब जैसे आप एज ए फ्रेशर होंगे उसकी मैंने बताई, आप उसके हिसाब से आगे इंजीनियर बनेंगे, सीनियर इंजीनियर बनेंगे, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट बन सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते जा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप स्किल और एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ते जाएगा। इन सारे पैकेजेस के साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर जैसे पीएसयू, एनटीपीसी या भेल या ओएनजीसी या अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है तो सैलरी के साथ मेडिकल, एचआरए, पेंशन जैसी बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगी। एक्सपीरियंस, स्किल और सर्टिफिकेशन बढ़ने के साथ दोनों ब्रांचेज में सैलरी काफ़ी तेजी से बढ़ती है। अब हम लोग बात करेंगे आगे के हायर स्टडीज या अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास हायर स्टडीज के बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। जैसे आप एमटेक कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर में आपको आता है। आपने बीटेक किया है उसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं अब्रॉड से। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। एमबीए मतलब आप मैनेजमेंट में चले जाएंगे, एमटेक कर रहे हैं तो किसी टेक्निकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे। ठीक है, एमएस अब्रॉड से करेंगे तो विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में एडवांस एजुकेशन और रिसर्च करने के लिए आपको मिलता है। आप पीएचडी जा करके कर सकते हैं टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक करियर बनाने के लिए। अगर अब्रॉड में देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अच्छी डिमांड रहती है। जैसे जर्मनी जैसे देशों में आपको ऑटोमोबाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जापान में रोबोटिक्स, मशीन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूएसए में बात करें तो एरोस्पेस, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल कंपनीज में, कनाडा में आपको कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और हेवी इंडस्ट्रीज में, वहीं मिडिल ईस्ट में बात करें तो ऑयल, गैस, पावर प्लांट्स और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सब में बहुत ज़्यादा आपका स्कोप रहता है। दोस्तों, सच कहा जाए तो कोर इंजीनियरिंग स्किल जो है इसकी पूरी दुनिया में बहुत ही भारी डिमांड होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स बता दिया, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बता देता हूँ कि क्या क्या स्कोप है। जैसे पावर सेक्टर में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में हो गया। इन सब तरह के टेक्नोलॉजी में आप किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड हो गया, मिडिल ईस्ट में आपको पावर प्लांट्स, ऑयल गैस इंडस्ट्रीज में काम करने को मौका मिलेगा। दोनों ब्रांचेज का इंडिया और अब्रॉड में अच्छा स्कोप है, लेकिन विदेश में करियर बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे प्रैक्टिकल स्किल, सॉफ्टवेयर नॉलेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तब जाकर आप अब्रॉड में अपना करियर और ज्यादा ऊपर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने पॉइंट रखा हुआ है भविष्य में टेक्नोलॉजी में किसका स्कोप ज्यादा है, यानी फ्यूचर में कौन सा ब्रांच स्ट्रांग है। सबसे पहले रियलिटी समझिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों एवरग्रीन ब्रांच है, यानी समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन इन दोनों ब्रांचेज की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस प्रोजेक्ट, एरोस्पेस इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये सब है, तब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमेशा चलते रहेगा। इनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। नई मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ इस ब्रांच का स्कोप लगातार बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आज पूरी दुनिया में तेजी से इनकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, सोलर पावर, विंड एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड भी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर मशीन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर पावर एनर्जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर आप अपनी स्किल लगातार अपडेट करते रहेंगे तो दोनों ब्रांचेज में शानदार और लॉन्ग टर्म करियर फ्यूचर है।
दोस्तों आने वाले भविष्य में इन कोर टेक्नोलॉजीज जिसकी वजह से ईवी, रोबोटिक्स, स्मार्ट ग्रिड्स दोनों ब्रांचेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि कौन सा ब्रांच किस स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद से आप डिसाइड करने में आपके लिए काफी आसानी होगा। अगर आपको मशीन पसंद है, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जाना पसंद है जैसे कार, बाइक, इस तरह की कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग आपको अच्छी लगती है, डिजाइन प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स पसंद है या उसके कंसेप्ट आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको पावर सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना जैसे विंड से और सोलर से हम लोग जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम आपको आकर्षित करती है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, फिर ब्रांच चुनिए, फिर अपना करियर ग्रो करिए। ये हमेशा मेरा सलाह रहता है, ब्रांच चुनने से पहले दूसरों की नहीं, अपनी इंटरेस्ट की सुनिए। इस फील्ड में सीखने का जुनून होगा, उसी फील्ड में सक्सेस मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। पैकेज किसी और का मत देखिए कि दूसरे को इतना पैकेज मिल रहा है तो चलो हम भी ले लेते हैं। इस तरह की कुछ गलतियों से आपको बचना है। मैंने उन गलतियों की एक पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे पहली गलती, दूसरों को देखकर ब्रांच चुन लेना। दूसरे ने जो ब्रांच चुना है वही चुन लिए, नहीं करना है इस काम को। दूसरी गलती क्या होती है, सिर्फ सैलरी पैकेज देखकर ब्रांच चुनना। शुरुआत की सैलरी नहीं, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी नंबर गलती क्या है, कॉलेज क्वालिटी इग्नोर करना। एक अच्छा कॉलेज आपके लर्निंग एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज दोनों को बेहतर बनाता है। चौथी गलती क्या है, इंटर्नशिप बीच में छोड़ देना। दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल पर ध्यान ना देना। आज कंपनीज डिग्री से ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस को महत्व देती है। और पांचवी गलती क्या है, अपनी स्किल पे काम नहीं करना। ये सोचना कि डिग्री मिलते ही जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आप सुनते हैं ना कि बहुत सारे इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है, इसका कारण यही है। रियलिटी ये है कि जॉब पाने के लिए डिग्री के साथ स्किल, प्रोजेक्ट और कम्युनिकेशन भी जरूरी है। सभी चीजें चाहिए, तब जाकर के जॉब लगेगा। सही ब्रांच, अच्छा कॉलेज, स्ट्रॉन्ग स्किल, कंसिस्टेंसी, यानी एक सक्सेसफुल करियर आपका होगा। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों भारत के सबसे मजबूत कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज में से एक है। अगर आपका इंटरेस्ट मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और ऑटोमोबाइल्स में है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर है। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम, एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनिए। याद रखिए, कोई ब्रांच छोटा या बड़ा नहीं होता है। सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी ब्रांच में कितनी स्किल डेवलप की है। डिग्री सिर्फ शुरुआत कराती है, लेकिन स्किल ही करियर बनाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, अगर आपके काम लायक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हो तो लाइक करने में नहीं संकोच कीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए। कमेंट कीजिए आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं।